वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि प्रौढ़ावस्था में पोषण से संबंधित है। प्रौढ़ावस्था में किस तरीके के पोषण की व्यवस्था की जाती है एक बच्चे के लिए, एक व्यक्ति के लिए, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि 18-21 साल से ऊपर है, यानी उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए भोजन के प्रबंध करने में किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। एक प्रौढ़ावस्था जो होती है एक प्रकार से बेसिकली वो कामकाजी अवस्था होती है। उस दौरान व्यक्ति जो होता है अपने व्यवसायों में जुड़ा होता है। अब वो किसी प्रकार का भी व्यवसाय हो सकता है, तो नाना प्रकार के व्यवसायों में काम कर रहे लोगों के लिए किस तरीके की आहार तालिका और किस तरीके के भोजन की व्यवस्था एक गृहिणी को करना चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चैप्टर नंबर 6 में हम लोग एक प्रकार से चलते हैं और 6 से बनने वाले जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, उसमें से बनने वाले जो प्रश्न होंगे उनको भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे, उनके बारे में भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। यानी ओवरऑल अगर देखेंगे तो बहुत ही बारीकी के साथ समझते हुए हम लोग टेस्ट भी लगा लेंगे लास्ट में, ठीक है, जैसा कि आप लोग पहले की चैप्टर्स में देखते आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था में पोषण। होम साइंस की अगर बात की जाए होम साइंस के 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है ये एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं, मतलब कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हमको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा आप लोग जो है पढ़ रहे हैं कोर्स को और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग हर एक चीज़ को समझ रहे हैं। आपको बता दूं ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने कोर्स लिया है उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली परीक्षा के अंत तक, ठीक है। या आपको बता दूं कि आपका होम साइंस का सिलेबस जो होगा मुश्किल से अगले 10 या 15 दिनों में, अगले 15 दिनों में, अगले 10 दिनों में समाप्त हो जाना है, ठीक है। चूँकि लगभग और लगभग आप देखेंगे आज 6वां चैप्टर है, 6वीं क्लास है। इसके बाद में लगभग आपकी 6 लगभग 14 क्लास और आपकी बच रही हैं, ठीक है। वो भी आपकी मैं जल्दी कवर करवा दूंगा। तो बिल्कुल यानी कि परीक्षा से लगभग 5-6 महीने आप सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और एक विधिवत जानकारी आप प्राप्त करेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से, ठीक है, ठीक है। चलें 6 चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, प्रौढ़ावस्था में पोषण। प्रौढ़ावस्था में पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग एडल्टहुड, ठीक है। एडल्टहुड को ही प्रौढ़ावस्था कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रौढ़ावस्था बेसिकली होती क्या है ये थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, ठीक है। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था, चूँकि इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में किशोरावस्था के बारे में पढ़ा। किशोरावस्था के बाद में आती है प्रौढ़ावस्था। सबसे पहले आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद में कौन सी आती है जो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद में आती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद में आती है आपकी, ठीक है, प्रौढ़ावस्था। तो इस तरीके से ये अवस्थाएं हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो प्रौढ़ावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह अवस्था 18 साल से लेकर के 20 वर्ष से, मतलब 18 से 20 साल से लेकर के 45 साल तक के जो लोग होते हैं, खास करके लड़के और लड़की, खास करके इसमें लड़के लड़की नहीं कह सकते, इसमें स्त्री पुरुष कह सकते हैं, क्योंकि 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं बेसिकली वो एक प्रकार से स्त्री पुरुष ही होते हैं, ठीक है। लड़के लड़कियां भी कह सकते हैं, बालक बालिकाएं बेसिकली, चूँकि ये ऐसे भी छात्र छात्राएँ होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते हैं, कॉलेज वगैरह की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है इनकी, ठीक है। चूँकि आप देखते हैं 18 साल तक आते आते बच्चों की इंटर की क्लासेस या इंटर एक प्रकार से वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो 18 से 20 साल से लेकर के 45 साल के उम्र के जो व्यक्ति होते हैं वो खास करके प्रौढ़ावस्था में होते हैं। किशोर को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आर्थिक व्यवस्था भी करनी पड़ती है, मतलब इसको जो है किशोर बोल रहा हूँ, मतलब इनको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ लोगों को। और इसके अलावा आज के बदलते समय में लड़कों के साथ लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि लड़कियां भी एक प्रकार से अब जो है व्यावसायिक काम करने लगी हैं। इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए एक प्रकार से भोजन कैसे एक प्रकार से व्यवस्थित करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन अर्जित करने की मंजिल निश्चित होने के पश्चात विवाह बंधन जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले आजकल तो एक प्रकार से नौकरी या कौन सा पेशा बच्चा करता है वही देखा जाता है। पति पत्नी अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मिलजुल करके काम करते हैं। व्यक्ति को परिवार की इन सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते समय विभिन्न शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आइए थोड़ा सा एक प्रकार से तो ये हो गई आपकी प्रौढ़ावस्था के बारे में कुछ बातें। अब प्रौढ़ावस्था में जो पोषण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं बेसिकली उसको समझ लेते हैं। देखिए प्रौढ़ावस्था में अभी विकास मैं नहीं समझ रहा हूँ, प्रौढ़ावस्था में विकास इसलिए नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि आगे चल करके हम लोग
पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था में विकास, किस तरीके का विकास हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर। अभी हम लोग पोषण के बारे में देख रहे हैं कि प्रौढ़ावस्था में किस तरीके का पोषण हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो प्रौढ़ावस्था में पोषण को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उन तत्वों के बारे में जान लें, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशंस इन एडल्टहुड। प्रौढ़ावस्था में आहार तथा पोषण की मात्रा विभिन्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि सबसे पहली बात व्यक्ति का शारीरिक निर्माण। व्यक्ति का शारीरिक निर्माण यहाँ पर भी होता है कुछ हद तक। क्रियाशीलता, चूँकि व्यक्ति काम करता है यहाँ पर, तो उसकी क्रियाशीलता पर एक प्रकार से उसका आहार डिपेंड होता है, ठीक है, उसका आहार डिपेंड होता है उसकी क्रियाशीलता पर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उसके लिंग पर, वो महिला है कि पुरुष है। महिला होगी तो थोड़ा सा कम शारीरिक काम पड़ेगा, और पुरुष होगा तो एक प्रकार से पुरुष होगा तो उसको ज़्यादा शारीरिक काम करना पड़ेगा। इसलिए महिला और पुरुष के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भी एक प्रकार से यहाँ पर पोषण के तत्वों में अंतर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मौसम, मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम क्या होता है, मौसम जैसे कि विभिन्न मौसम में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की व्यवस्था की बात की गई है। इसके अलावा जलवायु, जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, रहन सहन का स्तर कैसा है, ये सब एक प्रकार से फैक्टर, ये सभी हैं जो कि एक प्रकार से प्रभावित करते हैं प्रौढ़ावस्था में पोषण को, प्रौढ़ावस्था में न्यूट्रिशंस को, पोषक तत्वों को। तो इन सभी का संक्षिप्त विवरण हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात समझ लेते हैं भैया लिंग, यानी कि लिंग किस तरीके से, यानी सेक्स कैसे प्रभावित करता है कहीं ना कहीं पे, यानी आप महिला हो कि पुरुष हो, ये आपके पोषण को। महिला की अपेक्षा पुरुष को ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए एक प्रकार से महिलाओं को ज़्यादा, मतलब कि महिलाओं को ज़्यादा प्रोटीन वाले प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, और पुरुषों को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट पुरुषों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, महिलाओं के लिए प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ये दोनों बातें यहाँ पर लिंग के से डिपेंडेंट है, यानी कि महिला और पुरुष से संबंधित हैं। महिलाओं के लिए अलग पोषक तत्व और पुरुषों के लिए अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। दूसरी बात, जलवायु कैसे प्रभावित करता है। देखिए जलवायु भी ऊर्जा को प्रभावित करता है, जैसे कि गर्म जलवायु प्रदेशों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कम, और शीत प्रदेशों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। एक ही स्थान पर रहने वाले या एक ही स्थान पर रहने पर भी शीत ऋतु में गर्मियों की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। गर्मी में कम ऊर्जा और सर्दी में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत हमको पड़ती है, ठीक है। तीसरी बात, क्रियाशीलता, यानी कि जो है एक्टिविटीज़। प्रौढ़ावस्था में सर्वप्रथम क्रियाशीलता पौष्टिक तत्वों की मांग को प्रभावित करती है। स्त्री पुरुष की क्रियाशीलता उसके व्यवसाय, यानी उसके काम काज, या उसका जो एक प्रकार से तौर तरीका है, ठीक है, काम काज का, उस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो व्यक्ति का आर्थिक स्तर भी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, यानी कि व्यक्ति कितना कमाता है या भी उसकी काम करने को एक प्रकार से प्रभावित करता है। क्योंकि व्यक्ति जितना कमाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका पोषक तत्वों की व्यवस्था होगी और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर पाएगा। क्रियाशीलता को शारीरिक क्रियाशीलता के आधार पर 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। क्रियाशीलता क्या है? सबसे पहली बात, व्यक्ति जो होते प्रौढ़ावस्था के दौरान 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि कम काम करते हैं, यानी कि एक प्रकार से कम क्रियाशीलता वाले व्यक्ति, सेकेंडरी वर्क्स। इस श्रेणी में मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति आते हैं, खास करके जैसे डॉक्टर हो गए, सेठ हो गए, साहूकार हैं, अधिकारी रंग के लोग हैं, वे सब आते हैं, ठीक है, जिनके अधीनस्थ कर्मचारी लोग काम करते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्य मतलब पुरुष वर्ग में खास करके अध्यापक हो गए, पुजारी हो गए, अफसर हो गए, दर्जी हैं, नाई है, चपरासी, मोची, क्लर्क तथा सेनावृत्त मतलब कि सेनानिवृत्त व्यक्ति होते हैं, जो रिटायर्ड व्यक्ति होते हैं, वो सब। इसी तरह महिला वर्ग में गृहिणी, शिक्षिका, नर्स, अफसर, दर्जी एवं क्लर्क जो होते हैं वो सब एक प्रकार से कम क्रियाशीलता वाले में आते हैं। यानी ये इन लोगों को शारीरिक काम बहुत कम करना पड़ता है, शारीरिक मेहनत बहुत कम करते हैं ये लोग, ठीक है। इसके अलावा क्रियाशील पुरुष को लगभग यहाँ पर, यानी कि जो कम क्रियाशीलता वाले व्यक्ति हैं उनको, यानी कम काम करने वाले व्यक्ति, जैसे कि एक पुजारी को, एक अध्यापक को, एक अफसर को, दर्जी को, नाई को, चपरासी को, इन सभी को 2425 कैलोरी एक दिन में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। वह कम क्रियाशील महिला जो है एक प्रकार से, यानी अगर ये महिला है, ठीक है, जैसे नर्स है, शिक्षिका, गृहिणी है, ये सब, इन सभी को 1875 कैलोरी एक दिन में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आर्थिक स्थिति के अनुसार भी 3 वर्ग होते हैं। एक उच्च वर्ग होता है, एक मध्यम वर्ग होता है और एक निम्न आय का वर्ग होता है। एक ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा कमाते हैं, एक बहुत मतलब एकदम मिडिल वाला, और एक निम्न आय यानी बहुत कम कमाते हैं, ठीक है। तो उच्च आय के वर्ग में आने वाले स्त्री पुरुष कम क्रियाशीलता की श्रेणी में आते हैं, यानी जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो शारीरिक काम बहुत कम करते हैं। मध्यम आय वर्ग में मध्यम क्रियाशीलता और निम्न आय वर्ग वाले अधिक क्रियाशील व्यक्ति होते हैं, यानी जो एक प्रकार जिनके पास पैसा कम होता है वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं। क्लियर?
दूसरा है मध्यम क्रियाशीलता। क्या है मध्यम क्रियाशीलता में क्या क्या आता है? जो है मॉडरेट वर्क। इस श्रेणी में जैसे बढ़ई हो गए, मिस्त्री जो घर बनाते हैं वो हो गए, कुम्हार हो गए जो मिट्टी के दियाली वगैरह बनाते हैं, किसान हो गए जो खेतों में कुदाल चलाता है, औद्योगिक श्रमिक हो गए, कुली हो गया, सुनार हो गया। ये सब व्यक्ति जो होते हैं वो मध्यम क्रियाशील व्यक्तियों में आते हैं। और महिला वर्ग में देखेंगे जैसे नौकरानी हो गई, घर में जो काम करने वाली होती है, खेतों में मेहनत करने वाली महिलाएं हो गई, ये सब मध्यम क्रियाशील पुरुष को लगभग 2800 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति भाई जो कि एक प्रकार से ये सब सुनार हैं, कुली हैं, श्रमिक, औद्योगिक, ये सब बढ़ई, मिस्त्री, कुम्हार, इन सभी को एक दिन में 2800 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जबकि मध्यम क्रियाशील जो महिला होती है उसको एक दिन में 2200 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, कि कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील और उच्च क्रियाशील व्यक्ति और मतलब महिला और पुरुष के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, अधिक क्रियाशील जो होते हैं, हैवी वर्क करने वाले, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले। इस श्रेणी में आते हैं मजदूर वर्ग के लोग। मजदूर वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो स्त्री पुरुष होते हैं, और रिक्शा चालक हो गए, बोझा ढोने वाले व्यक्ति हो गए, पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति हो गए, खदानों में काम करने वाले व्यक्ति हो गए, ठेला खींचने वाले व्यक्ति हो गए, या लकड़हारा वर्ग हो गए, लुहार हो गए, जो बहुत मेहनत करते, दिन रात भिड़े रहते हैं। तो अधिक क्रियाशील प्रौढ़ व्यक्ति के लिए 3800 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है एक दिन में। महिला है तो लगभग 2925 कैलोरी ऊर्जा उसको एक दिन में चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ICMR जो कि एक संस्था है, उसकी न्यूट्रिशन कमेटी के माध्यम से प्रौढ़ महिला तथा पुरुष की प्रतिदिन की पोषक तत्वों की मात्राएं प्रस्तावित की गई हैं। इसे जो एक प्रकार से पोषक तत्व की मात्राएं होती हैं, कितना एक दिन में कितना महिला को खाना चाहिए, कितना पुरुष को लेना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी तत्व, तो वो एक प्रकार से कौन डिसाइड करता है? वो RDA डिसाइड करता है। RDA बेसिकली है क्या? RDA जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइट, मतलब कि डेली अलाउंसेस, या रिकमेंडेड डाइटरी सिस्टम भी इसको एक प्रकार से RDA RDS कभी कभी अलग अलग मिलता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस बोलते हैं इसको, RDA को। ये एक प्रकार से दिन प्रतिदिन का एक व्यक्ति को कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये डिसाइड करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पोषक तत्वों की वास्तविक आवश्यकता एवं RDA में भिन्नता दिखाई पड़ती है। पोषक तत्वों की जो वास्तविक आवश्यकता है और RDA, इनमें आपको अलगाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो RDA ने बताया है जरूरी नहीं कि वही आप खाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो एक प्रकार से कैपेसिटी होती है, शारीरिक क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। और जब अलग अलग शारीरिक क्षमता वाले व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा में अलग अलग एक प्रकार से क्वालिटी के प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस दौरान इसमें भिन्नता भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, चीज़ों को और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रौढ़ावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। प्रौढ़ावस्था में हमको कौन कौन से पौष्टिक तत्व की आवश्यकता पड़ती है? नीड्स ऑफ न्यूट्रिटिव फूड्स फॉर अडल्ट्स। तो वे प्रौढ़ जो अधिक क्रियाशील होते हैं, जिन्हें अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है, अधिक ऊर्जा देने वाले भोजन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत जिनकी शारीरिक क्रियाशीलता कम होती है, उनको सभी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसा भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया में मिलता है। यानी जिनको ऊर्जा की ज़रूरत है, उनको ऊर्जा वाले पदार्थ ही नहीं मिल रहे हैं। जिनको ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं है, घर में बैठ करके आराम से सोफे बैठ करके कर तोड़ रहे हैं, उनको ऊर्जा वाले प्रोडक्ट तमाम मिल रहे हैं। उनको फल मिल रहा है, संतरा मिल रहा है, जूस मिल रहा है, अनाज मिल रहे हैं, अच्छे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक प्रकार से जो जिनको चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से चीज़ों को एक प्रकार से हमको ही मैनेज करना पड़ता है। हमको मतलब कि खुद को ही मैनेज करना पड़ता है व्यक्तियों को, कि भाई कौन कौन सी चीज़ें खाएं। इसीलिए ज़रूरी होता है एक डाइट प्लान, कि हमको कैसे भोजन करना चाहिए, किस तरीके करना चाहिए। हालांकि ये सब किताबों में ही अच्छा लगता है, डाइट प्लान वगैरह एक दिन में 1-2 दिन या 1 हफ्ते 2 हफ्ते महिलाएं बनाती हैं, उसके बाद में बोर हो जाती। डेली बदल के खाना बनाने में भी दिक्कतें आती कभी कभी कुछ महिलाओं को। गाँव वगैरह में तो हो ही नहीं पाता, लंबा परिवार है तो बिल्कुल नहीं होगा, छोटा परिवार है तो भले ही हो जाए कुछ चीज़ें, लेकिन लंबा परिवार है तो व्यक्ति ना तो बना खा पाता है और ना ही सारी चीज़ें व्यवस्थित कर पाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, पहली बात तो ऊर्जा यानी कैलोरी में कितनी आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता शारीरिक क्रियाओं के अनुसार होती है, कितना काम करना उसी के अकॉर्डिंग आप ऊर्जा लेते हैं। शारीरिक क्रियाओं के अतिरिक्त ऊर्जा की मांग आधारीय उपापचय को प्रभावित करता है। क्रिया उपापचय मतलब क्या होता है कि शरीर के पाचन में, या चूँकि आंतरिक जो एक प्रकार से आपके एक प्रकार से जो आंत वगैरह है या जो शारीरिक ढांचा अंदर है आपके, वो भी काम करता है कहीं ना कहीं पे, तो उसके काम करने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो क्रियाशीलता के आधार पर प्रौढ़ समूह को 3 भागों में बांटा जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था
कि भाई ये कम क्रियाशीलता और जो ये पूरा समझाया था आपको। तो जो कम क्रियाशील व्यक्ति हैं, प्रौढ़ व्यक्ति, ऐसे लोग जो मानसिक श्रम करते हैं, वही लोग इस श्रेणी में आते हैं। इन्हें एक दिन में 2425 कैलोरी पुरुषों के लिए और 1875 कैलोरी स्त्रियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, पैसा रुपया खूब होता है। ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन व्यायाम करना चाहिए ताकि शरीर में अधिक कैलोरी जमा ना होने पाए, और कैलोरी बढ़ने से मोटापा बढ़ जाता है चूँकि, इसलिए इनको एक प्रकार से योगा और इनको दौड़ना धूपना चाहिए। इसीलिए शहरों के लोग ही योगा वगैरह करते हैं, गाँव के वगैरह लोग योगा इसलिए नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो जो लोग धनी वगैरह होते हैं वही करते हैं। गाँव वगैरह में जो गरीब लोग हैं वो दिन भर कुदाल चलाते हैं, तो योगा से बहुत बड़ा काम कर लेते हैं वो, ठीक है। यानी कि वो दिन भर कुदाल चलाए घर में, मतलब एकदम से गए डल्लफ लेके, हल जोतिन बैल लेके गए और मेहनत करें पूरा दिन, कुदाल चलाएं, इंजन चलाएं, दिन भर सींचिन गन्ना जो धरी, तो उससे क्या होता है, उनका शारीरिक जो एक प्रकार जो ऊर्जा है उसकी खपत हो जाती है। मान लेते हैं आपने शरीर में आपने खाया, अब क्या हो जाएगा, शरीर में आपने भोजन किया, ऊर्जा आपको ज़्यादा मिल गई, आपको जितना ज़रूरत थी उससे अधिक ऊर्जा आपको मिल गई। अब क्या हो जाएगा, वो ऊर्जा एक प्रकार से ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाती है आपके शरीर में, और जब एक प्रकार से आपको ज़रूरत फिर से पड़ती है काम करने की, शारीरिक श्रम की, तो फिर उसको प्रयोग में आती है। अगर शारीरिक काम आप दोबारा नहीं करते तो वही ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहती है और वो एक प्रकार से मोटापा का रूप धारण कर लेती है, इसीलिए व्यक्ति मोटे हो जाते हैं। इस कारण हृदय संबंधी विकास एक प्रकार से, मतलब हृदय संबंधी विकार, यहाँ पर विकार कर ले, हृदय संबंधी विकार हो जाता है, मधुमेह, रक्तचाप, ये तमाम प्रकार की शिकायतें सामने आती हैं। कुल मिलाकर के मोटापे से एक प्रकार से, मोटापा दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि मोटापे से तमाम प्रकार की बीमारी और ज़्यादा आ जाती है। बीमारी का एक गुच्छा मान लो मोटापा, ठीक है। दूसरे वे व्यक्ति होते हैं मध्यम क्रियाशील वाले, प्रौढ़। इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों करते हैं। इस वर्ग में मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति आते हैं। कैलोरी की मांग जो होती है इसमें 2800 कैलोरी एक दिन में पुरुषों के लिए, 2200 कैलोरी महिलाओं के लिए ज़रूरी होती है एक दिन में। तीसरे व्यक्ति होते हैं अधिक क्रियाशील, प्रौढ़ व्यक्ति। इस श्रेणी में मजदूर आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, जिनमें एक प्रकार से 3800 कैलोरी ऊर्जा, और महिला में एक प्रकार से 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये दिन भर मेहनत करते हैं इसलिए इनकी ऊर्जा की खपत हो जाती है, तो इनको ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होती है। प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन की ज़रूरत कैसे पड़ती है, देखिए प्रोटीन की अगर बात करें तो क्रियाशीलता के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता भी प्रभावित होती है। यहाँ पर अधिक क्रियाशील व्यक्ति के शरीर में ऊतकों में टूट फूट की क्रिया अधिक होती है और पुनः निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि जो ऊतक वगैरह होते, टिश्यू जो एक प्रकार से आपके अंदर होते, चूँकि टिश्यू जो होते हैं, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, शुरुआत क्लास में, कि छोटे छोटे टिश्यू मिल करके, यानी ये जो है एक प्रकार से छोटी छोटी कोशिकाएँ मिल करके, चूँकि मनुष्य के शरीर के निर्माण में सबसे छोटी जो कोशिका है, यानी सबसे छोटा प्रोडक्ट जो है जिससे मनुष्य का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, उसमें कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। उन्हीं सेल्स के निर्माण से, यानी कोशिकाओं के, विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, एक ऊतक का निर्माण होता है, और कई ऊतकों के मिलने से अंगक बनता है, अंगक से अंगतंत्र से पूरी स्ट्रक्चर बॉडी बनती है, ठीक है, यानी शरीर का निर्माण होता है। तो जो ऊतक में टूट फूट होती है तो उसको एक प्रकार से दोबारा बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस अवस्था में 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर के भार के अनुसार प्रस्तावित है। यानी कि अगर आप 1 किलो शरीर का भार है तो उसके अकॉर्डिंग, यानी मान लेते हैं कि आप 60 किलोग्राम के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए, ठीक है। यानी इस आयु में पुरुष का आदर्श भार लगभग 60 किलोग्राम होता है, महिला का लगभग 50 से 55 ग्राम होता है इस दौरान। अतः पुरुष को 60 ग्राम प्रोटीन और महिला को 50 से 55 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेनी चाहिए। जितना भार हो उतना ही प्रोटीन आपको एक दिन में लेना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आप 40 किलो के तो 40 ग्राम प्रोटीन आपको एक दिन में चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, वसा यानी फैट। कम क्रियाशील प्रौढ़ को अधिक वसा नहीं लेनी चाहिए, यानी कि एक प्रकार से जो कम क्रियाशील हैं, जो कम काम करने वाले हैं, उनको वसा एक प्रकार से नहीं लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो कुर्सी पर केवल बैठते हैं और शारीरिक काम कोई नहीं करते हैं, उनको एक प्रकार से अधिक वसा नहीं लेनी चाहिए, अधिक फैट नहीं लेना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। वसा उनको कम लेनी चाहिए। कम तथा मध्यम क्रियाशील प्रौढ़ व्यक्ति को आवश्यक कैलोरी का लगभग 15 से 20% वसा से प्राप्त करना चाहिए। अधिक क्रियाशील को आवश्यक कैलोरी का 30 से 40% वसा से लेना चाहिए, यानी कि लगभग वसा इन लोगों को घी मक्खन खाना चाहिए। जो क्रियाशील है, जो काम करते हैं खेतों वगैरह में, उनको वसा की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वसा से भी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चूँकि 1 ग्राम वसा की अगर बात की जाए तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है, 9 KCl ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं,
खनिज लवण की कितनी ज़रूरत होती है, खनिज लवण यानी मिनरल्स की, तो बहुत अधिक परिश्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, खूब ज़्यादा काम करते हैं, उन व्यक्तियों की एक प्रकार से खनिज लवणों की भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कम क्रियाशील प्रौढ़ व्यक्ति को अधिक कम खनिज लवण की आवश्यकता होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खनिज लवण की आवश्यकता नहीं होती। जो कम क्रियाशील हैं उनको कम खनिज लवण की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनको कम खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और इस आयु में प्रत्येक दिन हरी सब्जी आवश्यक लेनी चाहिए ताकि कैल्शियम की पूर्ति होती रहे। प्रत्येक दिन 400 मिलीग्राम या लगभग आप देख लें 0.4 मिलीग्राम कैल्शियम आवश्यक होता है एक व्यक्ति के लिए। लौह लवण की प्राप्ति हेतु हरी सब्जी, गुड़, चने, मांस, सूखे मेवे, इन सभी का प्रयोग व्यक्तियों को करना चाहिए। एक सामान्य प्रौढ़ खाए जाने वाले लौह लवण में से लगभग 10% लौह लवण अभिशोषित कर पाता है। कुल मिलाकर के जो आप खाते हैं उसमें से केवल आप 10% से आप सोचो खूब खा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप उचित मात्रा में ही खाएं, उससे चूँकि वो अपने ही एक प्रकार से शरीर जो होता है अपने हिसाब से उसको गेन करेगा, अपने हिसाब से उसको प्राप्त करेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे शरीर में क्या होता है, प्रत्येक दिन मल और पसीने के साथ लगभग 2 मिलीग्राम लौह लवण तथा महिलाओं में मासिक धर्म के समय लगभग 1 मिलीग्राम लौह लवण यानी आयरन जो होता है शरीर से बाहर निकलता है। इसीलिए महिलाओं को आयरन की और एक प्रकार से बहुत ज़रूरत होती है। पुरुषों को आयरन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि एक प्रकार से पसीने वगैरह के रूप में निकलता है तमाम सारा, और मूत्र विसर्जन में भी निकलता है। तो इसलिए महिलाओं में एक प्रकार से क्रिया मासिक धर्म की ज़्यादा होती है। इसीलिए महिलाओं को सजेस्ट किया जाता है कि किशोरावस्था के दौरान या प्रौढ़ावस्था के दौरान महिलाओं को यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब ज़्यादा खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक प्रकार से उनकी जो आयरन की पूर्ति होती है वो पूरी हो जाती है। क्योंकि आयरन जो होता है उससे खून वगैरह एक प्रकार से बनता है, हीमोग्लोबिन वगैरह, ठीक है। तो एनीमिया नाम का रोग हो जाता है अगर आप आयरन जो है कम कर देंगी या आयरन की कमी हो जाएगी। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता को एनीमिया कहते हैं, यानी कि कम खून हो जाएगा आपके शरीर में। और इस दौरान चूंकि एक प्रकार से खून की ज़रूरत बहुत होती है, इसलिए ज़रूरी है हरे पत्तेदार सब्जियां और पालक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाया जाए। पालक खाने से आपका खून भी बनेगा और एक प्रकार से आपके अंदर जो है आयरन का डेवलपमेंट होगा। आयरन बहुत ज़रूरी होता है एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए, और एक खास करके प्रौढ़ महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। गर्मियों में अधिक पसीना निकलने से सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम और लोहे की हानि भी अधिक होती है। प्रोटीन की भांति अधिक ऊर्जा लेने से खनिज लवणों की आवश्यकता भी पूरी होती रहती है। यदि विविध आहार का आयोजन किया जाता है तो लोग कम आहार लेते हैं और वे प्रोटीन तथा अन्य खनिज लवण भी कम लेते हैं। इसलिए एक प्रकार ज़रूरी है कि खनिज लवण और विटामिन्स भरपूर मात्रा में व्यक्तियों को मिलने चाहिए, खास करके आयरन वगैरह तो इस दौरान ज़्यादा मिलने चाहिए। 5वां पॉइंट है आपका पोषक तत्व है विटामिन। विटामिन की अगर बात की जाए, पहला बात विटामिन ए। विटामिन ए की अगर बात की जाए तो ये विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, यानी आंखों और त्वचा की सुरक्षा हेतु आवश्यक है विटामिन ए। हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट है अगर आप इसको लेंगे तो विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएगा। तो इस दौरान यानी कि जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को ये प्रोडक्ट लेने चाहिए। खास करके आप दूध का सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें और दूध से बने प्रोडक्ट आप लें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, मतलब ज़्यादा नहीं, उचित मात्रा में लें। दूसरी बात अभी मैं बताऊँ कितना मात्रा में लेना चाहिए। दूसरी बात विटामिन बी। विटामिन बी की अगर बात की तो नाड़ी तंत्र और सामान्य कमजोरी दूर करने के लिए आवश्यक होता है विटामिन बी की। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर विटामिन बी आपकी मात्रा में कम हो जाएगी शरीर में तो आपके शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा भैया, बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो विटामिन सी जो होता है वो खट्टे रसदार फलों में मिलता है। किस में मिलता है भैया, खट्टे रसदार जो फल होते हैं जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, मौसमी हो गया, इन सभी में एक प्रकार से कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, एकमात्र ऐसा विटामिन जो है सी ही है जो कि दूध में नहीं पाया जाता, यानी कि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी दूध जो है दुनिया के समस्त पोषक तत्वों को अपने आप में धारण करता है। दूध ही पूरक आहार होता है, तो दूध एक प्रकार से उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विटामिन सी खट्टे रसदार फलों में मिलता है। आंतरिक रक्त स्राव में दांत और मसूड़ों को सुरक्षा देता है। खास करके आंतरिक रक्तस्राव का मतलब क्या होता है, इसको बेसिकली विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नाम का रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग आपको नहीं होगा अगर आप इन खट्टे रसदार फलों का सेवन करेंगे। ये आंतरिक रक्तस्राव यानी कि जब एक प्रकार से मतलब कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, आपके शरीर के अंदर ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, दांत वगैरह मसूड़ों से खून निकलता है, तो ये सब विटामिन सी एक प्रकार से इसको लिए ज़रूरी हो लेना, ठीक है, अगर ये सब ना चाहते हो। विटामिन डी की अगर बात करें
तो यह कैल्शियम फास्फोरस के अभिशोषण में सहायक होता है। हड्डियों के लिए दांतों के लिए आवश्यक होता है विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा नामक रोग हो जाता है। प्रौढ़ व्यक्ति के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग उनकी क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताने का प्रयास करेंगे, और जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक प्रकार से उसको बताने का जरूर प्रयास करूंगा। नहीं तो आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, आप जो है एक प्रकार से जो है पूछ सकते हैं कि हमको सर जी ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। बाकी मेरे हिसाब से समझ में आ जाएंगे। एक दो बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो आसानी से आप देखें, जितनी बार मन कहे उतनी बार वीडियो देखें, कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रौढ़ व्यक्ति के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग उनकी क्रियाशीलता पर डिपेंड करती है, जिसके लिए ICMR के द्वारा 1993 में प्रकाशित तालिका जो है वो एक प्रकार से करी गई है। अब वो तालिका कौन सी जो ICMR के द्वारा प्रस्तुत की गई है, प्रौढ़ पुरुष की क्रियाशीलता के अनुसार पौष्टिक तत्वों की जो प्रतिदिन की मांग होती है, ठीक है, उसके बारे में। प्रौढ़ पुरुष की अगर बात किया, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो प्रौढ़ है, यानी कि जो 21 साल से ऊपर का है, 18 साल से ऊपर का है, और एक प्रकार से वो एक प्रकार से उसको क्या क्या खाना चाहिए। देखें पौष्टिक तत्व की अगर बात क्या क्या, देखिए कैलोरी, यानी कि एक ऊर्जा की अगर बात की, किलोग्राम मतलब कि किलोग्राम की अगर बात करें तो किलो कैलोरी की बात हो रही है यहाँ पर, किलो कैलोरी, ठीक है। किलो कैलोरी की अगर बात की जाए तो किलो कैलोरी में एक प्रकार से अधिक क्रियाशील जो व्यक्ति यानी ज़्यादा काम करने वाले वो 3800 कैलोरी ले, और जो कम काम करने वाले हैं मध्यम वो 2875 कैलोरी, और 2425 कैलोरी जो कम क्रियाशील व्यक्ति है, ऊर्जा उनको इतनी चाहिए। प्रोटीन की अगर बात की जाए तो 60 ग्राम प्रोटीन अधिक क्रियाशील वालों को, 60 ग्राम प्रोटीन और 60 ग्राम प्रोटीन, चूँकि प्रोटीन सभी के लिए लगभग इक्वल होती है इस दौरान। कैल्शियम की अगर बात की तो 4 ग्राम कैल्शियम 4-4 ग्राम सभी के लिए ज़रूरी होता है। लौह लवण की अगर बात की तो 28 ग्राम सभी के लिए, चूँकि लौह लवण यानी आयरन भी बहुत ज़रूरी होता है। आयरन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस दौरान। विटामिन ए की अगर बात की जाए तो विटामिन ए जो होता है वो माइक्रोग्राम की अगर बात की 600 माइक्रोग्राम तीनों स्थितियों में। कैरोटीन की अगर बात करें तो भी 2400 सभी में होता है। विटामिन बी की अगर बात की जाए तो ये भी लगभग एक प्रकार से विटामिन बी, ये इसका डाटा इंक्लूड नहीं है, ठीक है। विटामिन बी की ज़रूरत उतना कम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, लेकिन फिर भी। इसके अलावा थायमिन की अगर बात की तो 1.6, 1.4, 1.2, अगर कम क्रियाशील है तो 1.2, मध्यम क्रियाशील है 1.4, और ज़्यादा क्रियाशील है तो 1.6, यानी ज़्यादा क्रियाशील मतलब कि ज़्यादा काम करने वाला। राइबोफ्लेविन की अगर बात की तो माइक्रोग्राम की अगर बात की तो 1.9 माइक्रोग्राम, 1.6 और 1.4, ठीक है, ये डाटा होता है। नियासिन की अगर बात की मिलीग्राम में तो 21 मिलीग्राम, 18 मिलीग्राम और 16 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ICMR ने सुझाया है, ये यहाँ पर देखेंगे। विटामिन मतलब फोलिक एसिड की अगर बात की, फोलिक एसिड 100 तीनों में होगा, ठीक है। B12 की अगर बात की विटामिन है ये 1 माइक्रोग्राम तीनों में, 40 इसमें होगा विटामिन सी, ठीक है। विटामिन डी की अगर बात की है माइक्रोग्राम में है तो 5 तीनों में होगा, और 20 होगा वसा, यानी कि एक प्रकार से वसा की अगर बात की है तो कम क्रियाशील है तो भी 20, और ज़्यादा है तो भी, और मध्यम है तो भी, यानी कि वसा एक प्रकार से 20 ग्राम लगभग एक प्रकार ज़रूरी होता है। ICMR के द्वारा ये तालिका बताई गई एक प्रौढ़ पुरुष के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अधिक क्रियाशील प्रौढ़ महिला और पुरुष के लिए एक दिन मतलब एक दिन का आहार तालिका खास करके हम जान लेते हैं कि एक दिन में महिला और पुरुष को कितना भोजन और कौन कौन से भोजन करने चाहिए, ठीक है। अब खास करके इसमें विशेष महिला पुरुष के लिए मीनू एक सा होगा, केवल मात्रा में अंतर होगा दोनों में, बाकी मीनू एक प्रकार से एक सा होगा, थोड़ा थोड़ा कम और ज़्यादा आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, महिला पुरुष दोनों के लिए यही मेन्यू है। बाकी पुरुष अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ले लें, एक मतलब कुछ पॉइंट, थोड़ा पॉइंट, और महिला थोड़ा कम ले लें, ठीक है। ये चीज़ें जैसे सुबह 6 बजे एक प्रकार से प्रौढ़ महिलाओं को या पुरुषों को 1 कप चाय ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में 1 कप चाय आप लें। इसके अलावा 8 बजे प्रातः आप क्या कर सकते हैं, मिश्रित अनाज की रोटी ले सकते हैं, ठीक है, प्याज ले सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा 2 बजे की भोजन की अगर बात की तो 2 बजे भोजन में आप क्या ले सकते हैं, 2 बजे के भोजन में आप गेहूं और चने की रोटी ले सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जी खा सकते हैं जिसमें आलू पालक, आलू चौलाई, मतलब कि चौराई एक साग होता है जो किसमें आयरन पाया जाता है, तो आलू पालक का साग आप ले लें, आलू चौलाई का साग या चौरैया का साग आप ले लें, बथुआ का साग ले लें, ये सब ज़रूरी होता है एक महिला के लिए भी और एक पुरुष के लिए भी, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा भोजन के साथ ही साथ सलाद लें, सलाद में आप प्याज काट लें, मूली काट लें, हरी मिर्च ले लें, और इसके अलावा मट्ठा, चटनी, मूंगफली ये सब भी ले सकते हैं। गुड़ की दही अगर बने तो मतलब या दही में गुड़ डाल करके भी ले लें, गुड़ की दही ले सकते हैं। तो ये सब एक प्रकार से आप ले सकते हैं दोपहर के भोजन में। अब बात करें शाम 6 बजे आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप एक प्रौढ़ महिला या पुरुष हैं, 18 साल से ऊपर है या 21 साल से ऊपर हैं, ठीक है, या 45 साल के अंडर तक हैं, तो आप 6 बजे शाम को क्या लेंगे,
चाय 1 कप ले सकते हैं, भुना चाय मतलब भुना चना आप ले सकते हैं, भुना चना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके अलावा लाई भी ले सकते हैं, लाई वगैरह भी चाय के साथ आप ले सकते हैं, थोड़ा सा नाश्ते के तौर पर आप ले सकते हैं। डेली का यही नहीं है, आप थोड़ा सा बदल करके भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। किसी दिन चाय पी ले, किसी दिन भुना चना ले ले, किसी दिन लाई ले लिया, आप जो भी इच्छा करें आप इसमें ले सकते हैं। रात्रि के 9 बजे का जो डिनर वाला भोजन होता है, डिनर की अगर बात करें तो अरहर की दाल, चावल, इसके अलावा कद्दू की सब्ज़ी, चटनी, हरी मिर्च और प्याज, ये आप रात में खा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ डाइट जो है एक प्रकार से बताया जाता है, खास करके महिला और पुरुष के लिए ये मेन्यू है। थोड़ा बहुत मात्रा का अंतर हो जाएगा, बाकी मेन्यू यही है सभी में, ठीक है। अब भोजन भाई अपने हिसाब से व्यक्ति करेगा कितना खाना है कितना नहीं खाना है, बाकी ये एक तालिका होती जो कि एक प्रकार से विभिन्न विद्वानों और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा बताई गई कि एक प्रौढ़ महिला और प्रौढ़ पुरुष के लिए ये होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा तालिका हम समझ लेते हैं कि ऐसा पुरुष जो कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बहुत कम काम करता है, मध्यम काम करता है, ठीक है। मध्यम क्रियाशील प्रौढ़ महिला और पुरुष के लिए एक दिन का आहार कैसा होना चाहिए। तो देखिए, अगर वो एक प्रकार से मध्यम क्रियाशील है, यानी कि मानसिक काम थोड़ा बहुत करता है और शारीरिक काम भी थोड़ा बहुत करता है, क्लियर, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है भैया, पैर दर्द करने लगा, चले, तो एक प्रकार से 6 बजे प्रातः की अगर बात की जाए, 1 मिनट प्लीज़ वेट, हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको समझा रहा था कि भाई जो 6 बजे होता है, 6 बजे सुबह आपको क्या लेना है, अगर आप चाहे महिला है चाहे पुरुष हैं, दोनों के लिए यही आहार है। अगर आप कम काम करने वाली महिला हैं, कम काम करने वाले पुरुष हैं, मानसिक काम भी थोड़ा करते, थोड़ा आप जो है शारीरिक काम भी करते हैं। अभी मैंने आपको मध्यम क्रियाशील और अत्यधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील सभी के बारे में बताया कि भाई कौन कौन से लोग होते हैं। सुबह 6 बजे प्रातः आप क्या लें, 1 कप चाय ले लें और 2 मीठे बिस्किट भी इसके साथ आप ले सकती हो या ले सकते हैं। 8:30 बजे की अगर बात की जाए, 8:30 बजे आप क्या खाओगी, 8:30 बजे आप भरवा पराठा, भरवा पराठा में जैसे कि आलू का भरवा पराठा हो जाता है। आलू पराठा तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। आलू पराठा जब बढ़िया से आलू बना करके तावे पे जब उस पर घी भी लगा करके या तेल या रिफाइंड से बढ़िया बना दिया जाता है, मज़ा आता है, ठीक है। चाय के साथ उसमें, चाय में हम तो डुबो करके उसको खाते हैं, चटनी से नहीं खाते हैं। चाय लेते हैं गिलास बढ़िया सा, कभी कभी जब बनता है हमारे घर पे तो मैं चाय लेता हूँ, और भरवा पराठा जो होता है जिसमें आलू वगैरह भरी होती, कभी कभी आलू, कभी प्याज, कभी एक प्रकार से पालक वगैरह भर देती हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीज़ें जो है प्रोडक्ट बदल बदल करके बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि डेली नहीं बनता है, किसी किसी दिन जैसे कि जो है 10वें 15वें बन जाता है, ठीक है। ये तो बताने वाली बातें होती कि भाई डेली खाना चाहिए, खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, कौन कर पाता है इतना, और किसके घर में बनेगा। और सोचो अगर संयुक्त परिवार हो, जॉइंट फैमिली हो, तो कौन बनाएगा इतना डेली, और इतना एक प्रकार से ना तो किसी के पास पैसा होता है कि भाई इतना सब व्यवस्थित कर ले। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपको ये मेन्यू के हिसाब से बनाएंगे, एकदम से व्यवस्थित करके बनाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है। इसीलिए सही रहेगा क्योंकि जब आप एक मेन्यू के हिसाब से बताते हो, शेड्यूल, एक बजट बना करके सारी चीज़, शुरुआत में मैंने आपको आहार आयोजन बताया था, उसमें बजट के बारे में बताया था, ठीक है, कि बजट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो 8:30 बजे भरवा पराठा, दही, चटनी, चाय, अंडा और ब्रेड। अगर अंडा नहीं खाते तो उसको हटा दें, बाकी अगर खाते तो आप ले सकते। तो 8:30 बजे का ये नाश्ता आप ले सकते हैं। सुबह 6 बजे आप चाय बिस्कुट, सुबह सुबह जो इसको आप बेड टी बोलते हैं, उसको आप ले सकते हैं। इसके बाद दोपहर 2 बजे समय आता है, दोपहरिया भोजन। इसमें आप दाल, हरी पत्तेदार सब्जी, जिसमें मेथी का साग आप जो है ले सकते हैं, क्योंकि मेथी का साग बहुत ज़रूरी होता है। चावल, रोटी, सलाद, पापड़, चटनी, कोई एक मौसमी फल भी आप इस दौरान खा लें। इससे क्या होता है कि आपका एक प्रकार से मौसमी फल खाने से सेहत ठीक ठाक रहती है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है, ठीक है। इसके अलावा 4:30 बजे की अगर बात की, 4:30 बजे शाम को आप तली मूंगफली ले सकते हैं, मूंगफली का दाना जो होता है, बिस्किट ले सकते हैं, पकौड़ी और चाय ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हो। इसके अलावा आप ले सकती हो 9 बजे रात में जो भोजन आप करेंगी, 9 बजे रात में एक प्रकार से आप क्या खाएंगे, काबुली चना जो होता है, काबुली चना समझ रहे हैं ना, काबुली चना जो सफ़ेद वाला चना होता है, इसकी दाल या इसका छोला वगैरह आप बनवा करके खा लें, ठीक है। इसके अलावा निनुआ की सब्ज़ी, निनुआ समझ रहे हैं, निनुआ जान नहीं है क्या होता है, निनुआ होता है जो तरोई, तरोई समझ रही हैं, तरोई, तो तरोई का एक प्रकार से बड़ा भाई जान लो निनुआ, ठीक है। या तरोई की सब्ज़ी ही मान लो, सकपुतिया, तरोई, जो कुछ भी हरी सब्ज़ी होती है ये, तो उसको आप लें। इसके अलावा सलाद काट लें, सलाद में मूली, प्याज, सलजम जो भी है वो अवेलेबल है उसको काटें, गाजर वगैरह, गाजर ज़रूर खाएं। इसके अलावा रोटी और कस्टर्ड, ये सब आप ले सकती हैं रात्रि के भोजन में। और रात में 10 बजे जब आप सोने जाएं तो आप 1 कप दूध पी लें, ये बहुत ज़रूरी होता है आजकल के युवाओं के लिए,
ठीक है। रात्रि के सोते समय आप 1 कप दूध पी लें। क्लियर, ये ज़्यादा बेटर माना जाता है। आगे देखते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो कम काम करते हैं, यानी कि बिल्कुल काम ही नहीं करते, मानसिक काम केवल करते हैं, उनके लिए क्या भोजन होना चाहिए? प्रौढ़ महिला और पुरुष दोनों के लिए एक दिन का आहार क्या होना चाहिए? सुबह 6 बजे मान लेते सोए उठिन। आप सोए उठिन, कम काम करत ही तो वैसे सोए उठी हैं तो बेडे पुनः चाय चाहिए, और बिल्कुल मिले चाहिए भाई। बेड पर चाय नहीं मिले तो कौन मतलब। तो 6 बजे सवेरे 1 कप चाय और बिस्कुट मिल जाए, बड़ा बहुत बहुत बढ़िया। 8 बजे सवेरे सवेरे का मिले, उन्हें ब्रेड मिल जाए, अंडा मिल जाए, मक्खन दूध, ये 8 बजे 2 घंटा के बाद में मिले। 11:30 बजे फिर उन्हें क्या चाहिए? मौसमी फल का रस मिल जाए, क्योंकि भाई कम क्रियाशील है। पहले में पता है कि धन तो इनके पास एकदम से बहुत ज़्यादा है, धन ज़्यादा है तो उसको भाई व्यक्ति लेगा, खाएगा, मौज करेगा, मस्ती करेगा। 11:30 बजे मौसमी फल का रस ले सकता है। 2 बजे दोपहर में जो व्यक्ति कम काम करते हैं वो टमाटर का सूप पी सकते हैं, दाल, दही, सलाद, रोटी और मौसमी फल ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ भैया शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे भुने काजू ले सकता है, 1 कप कॉफ़ी पी सकता है, वो मौसम मतलब कि एक प्रकार से। अब भुने काजू वगैरह साले तो एक क्या हो, सॉरी तो भुने काजू क्या होता है, पूरा बीत जाता है, कम से कम 2-2 महीना 3-3 महीना आप काजू वाजू तो आँख ही देखने को नहीं मिलता। तो ये एक प्रकार से भुने काजू जो होता है ये बड़े लोग ही खाते हैं। अब बड़े लोग होंगे तभी कम क्रियाशील होंगे, कम क्रियाशील मतलब कम काम करने वाले। ऐसे व्यक्ति जो कि एक प्रकार से जैसे सिस्टम में कोई काम कर रहे हैं बैठ करके, केवल एक प्रकार से मानसिक काम भी नहीं, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बस बैठे रहना है। थोड़ा सा हमारे मुँह से अभी निकल गया तो वो बोलने चालने वाली जो एक प्रकार से भाषा होती है हम लोगों के, तो निकल गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, ठीक है। तो उसको माइंड मत करिएगा किसी भी सिचुएशन में, चूँकि निकल गया है मुँह से, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा बार बार मैं। देखिए 5 बजे शाम को भुने काजू और 1 कप कॉफ़ी लेते हैं जो कम क्रियाशील महिला या पुरुष होते हैं। इसके अलावा 9 बजे रात में क्या होता है, भोजन का समय आता है डिनर वाला, उस दौरान मटर और पनीर की सब्जी ले सकते हैं, रोटी, चावल, सलाद, चटनी, ये सब एक प्रकार से आप भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो ये हो गया आपका एक प्रकार से भोजन को लेकर कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब एक प्रकार से अच्छा यहाँ पर 3 तालिकाएँ मैंने बताई हैं, ये आपका जो तालिका थी ये अधिक क्रियाशील मतलब खूब काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जैसे किसान वगैरह के लिए ये सब है, भुना चना, चाय, लाई, ठीक है। ये सब एक प्रकार से जो गरीब व्यक्ति यही सब खाते हैं खास करके। हालांकि ये सब बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऊर्जा बहुत मिलती है और शरीर बहुत ताकतवर होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जो है क्वेश्चंस और आंसर्स को लगा लेते हैं, तो आपका चैप्टर सी नंबर 6 जो है समाप्त हुआ। इसके बारे में जान लें, चैप्टर 6 के से बनने वाले जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट इनको समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वीडियोज़ मैं लगातार देता रहता हूँ, ठीक है। चले, आप सभी लोग केवल इस वीडियो को देखें, बाकी शेयर मत करिएगा किसी बच्चे को, बाकी पढ़ते रहिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि किसने किसको शेयर किया। क्योंकि ये पेड कोर्स है तो आसानी से पढ़ें, आप पढ़ें और बाकी दूसरे को सजेस्ट कर दें कि वो एक प्रकार से कोर्स लें, दूसरों को आप सजेस्ट करें। और अगर जिनको कोर्स लेना तो आप हमें नंबर जानती ही हैं, पूरा मेथड जानती, तो आप उसको अपनी सहेली को, आप में से कम से कम अगर आपने 2-2, 3-3 बच्चियों को, 2-2, 3-3 लड़कियों को एक प्रकार से अगर दिलवा दिया कोर्स, तो आप एक प्रकार से ये मानिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपके लिए व्यवस्थित चीज़ें करवाई जाएंगी। और आपके लिए मैं, अगर आपने ऐसा किया, अगर ये कोर्स भारी से भारी संख्या में बच्चों ने लिया, तो मैं आपके लिए और भी चीज़ें, एक खुशखबरी भी दे दूंगा आने वाले समय में। तो अगर आप लोगों ने एक प्रकार से साथ दिया हमारा, तो मैं आपके लिए हमेशा लगा रहूँगा। और 4th सेमेस्टर में जब आप पहुँचेंगे तो उसके लिए आपके लिए छूट होगी बहुत सारी, ठीक है। आपके लिए मैं बहुत छूट कर दूंगा, लगभग 50% जो कोर्स लॉन्च होगा उसमें छूट हो जाएगी। यानी अगर 100 रुपये का कोर्स रहेगा तो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा, अगर आप ऐसा एडमिशन दिलवाओगे कई बच्चियों से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, आप समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो अभी से सभी से निवेदन है कि कम से कम 2 दिन 2 एक प्रकार से लोगों को, एक व्यक्ति मतलब कि आप 2 लोगों को कोर्स ज़रूर दिलवाएं, ठीक है। कोर्स में और भी चीज़ें उनको मिलेगी, PDF मिलेगा। इसके अलावा PDF के साथ साथ आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी, हमारे साथ आप पर्सनली कनेक्टेड हो पाएंगे, ठीक है। तो कई चीज़ें मिलेंगी। पहली बात, किस क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है? मानसिक, शारीरिक, वैयक्तिक या बौद्धिक? तो किस क्रियाशीलता में? शारीरिक क्रियाशीलता में पौष्टिक तत्वों की मांग अधिक होती है, ठीक है, शारीरिक क्रियाशीलता में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रौढ़ महिला की किस क्रियाशीलता के अनुसार लौह लवण की मात्रा 30 मिलीग्राम होनी चाहिए? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे।
तो अधिक, कम और मध्यम तीनों स्थितियों में लौह लवण की ज़रूरत जो है या एक प्रकार से आयरन जो होता है वो 30 मिलीग्राम होना चाहिए तीनों स्थितियों में। मैंने आपको बताया था, उसका जब चार्ट समझा था उसमें बताया था। तीसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, प्रौढ़ावस्था में कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 300 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम या 500 ग्राम? बताओ भाई, प्रौढ़ावस्था में कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो प्रौढ़ावस्था में कितना कैल्शियम, अभी भी मैंने बताया आपको कितना, 500 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे आपके, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। चौथा क्वेश्चन आ चुका है, अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से रोग हो जाता है? मधुमेह, खसरा, लकवा या निमोनिया? बताएं कौन सा रोग होता है? अधिक ऊर्जा अगर आप ले लेंगे, अधिक कैलोरी ज़्यादा सेवन करेंगे तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? इससे कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। अधिक ऊर्जा लेने से मधुमेह रोग हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, एक समान क्रियाशील महिला को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो एक समान क्रियाशील महिला जो होती है, एक समान क्रियाशील महिला जो होती है उसको प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो 45 ग्राम प्रोटीन उसकी ज़रूरत होती है एक दिन की। एक दिन में 45 से 50 ग्राम प्रोटीन अगर वो लेती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 50 ग्राम, ठीक है, चूँकि 45 से 50 किलो से अधिक महिलाएं नहीं होती हैं, मतलब इतना जो वज़न जो होता है वज़न के हिसाब से प्रोटीन उनको लेना चाहिए। हालांकि जो 45 से 50 ग्राम प्रोटीन होता है यही एक प्रकार सफिशियंट होता है एक महिला के लिए, और एक समान महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रकार से ये ज़रूरी होता है कि 50 ग्राम या 45 ग्राम ही प्रोटीन उनको दिया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन से, प्रौढ़ावस्था में कोर्स के बारे में आप जानकारी दें, ठीक है, बाकी ताकि आप उनसे बता दें कि शुक्ला सर के पास एसएमएस कर दें, आप हमारा नंबर दे सकती हो और बोले कि भाई ऐसा कोर्स का पूरा प्रावधान बता दें और मैं उनको कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सभी से यही निवेदन है कि कोर्स सभी दोस्तों से अपने बोलें कि कोर्स लें। प्रौढ़ावस्था में निम्न में से किसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती है? बताएं, प्रौढ़ावस्था में निम्न में से किसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रौढ़ावस्था में किसकी आवश्यकता अधिक नहीं होती है? सभी लोग बताइएगा। प्रौढ़ावस्था की अगर बात की है तो प्रौढ़ावस्था में जो है किसकी आवश्यकता अधिक नहीं होती? कैलोरी की, प्रोटीन की, खनिज लवण की या विटामिन की? तो किसकी आवश्यकता अधिक नहीं होती है? प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती ज़्यादा? क्योंकि प्रौढ़ावस्था में आपका जो शारीरिक चीज़ें होती हैं वो बन जाती हैं। कैलोरी की ज़रूरत होती है, विटामिन की भी, और खनिज लवण की ज़रूरत खूब होती है। प्रोटीन की उतनी अधिक मात्रा में ज़रूरत नहीं, मतलब इन सभी में से कम थोड़ी ज़रूरत होती। तो ये ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न है, अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? यानी कि जो अधिक परिश्रम करते हैं उन व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन की अगर बात की जाए लगभग 3900 कैलोरी एक व्यक्ति के लिए, एक पुरुष के लिए ज़रूरी होती है। महिला के लिए 3000 कैलोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो अधिक क्रियाशील है, खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खान वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि लगभग 3900 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत उनको एक दिन में होती है, क्योंकि उनके शरीर की ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। और आप लोगों ने चैप्टर को समझ लिया। चैप्टर नंबर कौन समझा भाई? चैप्टर नंबर आप इसका जो PDF होगा आपको मिल जाएगा, तो आप चिंता ना करें, ये आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, आसानी से जब इच्छा हो तब आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये PDF आपके पास बाकायदा रहेगा। तो चैप्टर नंबर आज की वीडियो के माध्यम से आपने 6वां चैप्टर देखा जिसमें आपने प्रौढ़ावस्था में पोषण देखा। अब जो अगला होगा आपका चैप्टर नंबर 7 होगा। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग चर्चा करेंगे वृद्धावस्था में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओल्ड एज, ठीक है। तो किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आपको एक प्रकार से जो है ये कोर्स अगर आपने पढ़ लिया है निश्चित तौर पर आप टॉप करोगे। आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, आप ही एक प्रकार से अगले टॉपर बनोगे अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज में। आपसे अधिक नंबर होम साइंस में कोई नहीं लाने वाला है अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा, ठीक है। तो बस कुछ लेक्चर और आपके बचे हुए हैं, लगभग 6 लेक्चर आपके हो गए। अगले यानी कल की वीडियो के माध्यम से हम लोग वृद्धावस्था में पोषण देखेंगे, जिसमें इसी तरीके से वृद्धावस्था में तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और आपकी परीक्षा के लिए जैसे मैं जो है जो क्वेश्चंस करवाता हूँ ऑब्जेक्टिव, वो भी मैं करवाऊंगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपने प्यार बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।